Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में जिस तरह से आश्वासन दिया हमारे पूरे देशवासियों को, उनके भाषण को जरा थोड़े से बहुत संक्षेप में हम समझ लें। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने ऐसी कोई विशेष लोगों को आश्वासन नहीं दिया जिससे भरोसा हो सके। उन्होंने सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनाई और वो चले गए। 18 प्लस के बच्चों को, जो भी 18 वर्ष उम्र आयु के हैं, तो उन लोगों को वैक्सीन देने की इजाज़त उन्होंने दे दी। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि देश में अगर ऑक्सीजन की किल्लत है तो हम उसकी कोशिश करेंगे कि भरपाई हो। तीसरी तरफ उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा और लॉकडाउन अंतिम विकल्प नहीं है, यानी अब राज्य सरकार अपने अपने स्तर पे अपनी मुसीबतों से निपटे। तो प्रधानमंत्री की बात यहीं ख़त्म होती है। अब हम बात करते हैं कि ये कोरोना है क्या। ये ड्रॉपलेट से फैलता है और ड्रॉपलेट्स जो है वो एक डिस्टेंस तक ही जाता है, इसीलिए कहते हैं मास्क लगाइए, ड्रॉपलेट्स नहीं निकलेगा, और एक उचित दूरी रखें, यानी कि 2 मीटर 2 गज की दूरी रखें ताकि ड्रॉपलेट्स वहाँ जाते जाते ड्रॉप कर जाए। जो कोरोना के ऊपर आप देखते हो कि छोटी छोटी चीज़ें निकली रहती हैं, वो क्या है? वो स्पाइक प्रोटीन है जो कोरोना के ऊपर होता है और उसी के माध्यम से वो गले में भी फंसता है और उसके माध्यम से ही वो लंग्स में भी जाता है। लंग्स में, फेफड़ा में जब वो टच करता है तो रिसेप्टर्स जो है उस लंग्स के ऊपर जो रहता है, लंग्स का जो ऊपरी लेयर रहता है उसके माध्यम से वो नहीं जा सकता है। रिसेप्टर्स के माध्यम से वो अंदर जाता है लंग्स में, और उसका जो गोला होता है वो गोला क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल है। वो जेनेटिक मटेरियल अंदर जाकर के वो रिसाइकिल करता है अपने आप को, 1 से 1 लाख, 1 लाख से 1 करोड़, वो बहुत फास्ट करता है और वही जाकर के हमारे अंदर चोक कर देता है, अंदर लंग्स को और फेफड़ा को। तो रिसेप्टर्स से जब वो चिपकता है और उसके बाद वो जो अंदर जाता है तो वहीं पर रिसेप्टर्स जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद न्यूक्लियस के माध्यम से वो राइबोसोम है जो प्रोटीन के लेयर को या प्रोटीन को मल्टीप्लाई करता है बहुत अंदर हमारे तेज़ी से, और हमारे फेफड़ा को स्वस्थ रखता है। वो राइबोसोम के पास जाकर के राइबोसोम पर से प्रोटीन लेयर को हटाता है और अपने आरएनए को वहाँ डाल देता है। एक बात समझने की बात है कि कोरोना के अंदर आरएनए होता है, सिंगल लेयर। डीएनए में आप देखते होंगे कि 2 लाइनें होती हैं। कोरोना के अंदर आरएनए होता है, वो 1 लाइन का होता है। उस आरएनए को वहाँ रखता है, राइबोसोम उसको फटाफट मल्टीप्लाई करते जाता है और इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है कि उसके बाद कोरोना पूरी तरह से हमारे लंग्स में फैलने लगता है। तो राइबोसोम के इस हमारे ही अंदर, हमारे बॉडी में हमारे ही दुश्मन को पैदा करने लगता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो रिसाइकिल होने लगता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज उससे लड़ने लगता है, और एंटीबॉडी जब लड़ता है तो एंटीबॉडीज़ को भी न्यूक्लियस ही उसको इंडिकेट करता है कि इसके ऊपर राइबोसोम में के जो मल्टीप्लाई कर रहा है, इससे न लड़ करके वो उसके स्पाइक प्रोटीन जो है उसको चोक करे, और तब एंटीबॉडी जा कर के उसको चोक करता है। और हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है, हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे आप कह लें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो उससे बढ़ता है। और दोनों के बीच में जब द्वंद्व होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता और वायरस के बीच में, और शरीर अपने आप टेम्परेचर जनरेट करता है छोटे छोटे वायरस, जो बैक्टीरियल या जनरल वायरस को मारने के लिए, तो हमें बुखार आता है। वो बुखार इसीलिए आता है, और उस न्यूक्लियस और स्पाइक्स दोनों को जब वो चोक करने लगता है तो एंटीबॉडी कोरोना को धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश करता है, और एंटीबॉडी जितना ही हमारे शरीर में जनरेट करेगा, कोरोना को उतने जल्दी ही मारेगा वो। और इसी में वैक्सीन जो है वो क्या काम करता है आप समझिए। जो हम लोग वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन कोई मेडिसिन नहीं है, ना ही कोई रेमेडी है। वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, एंटीबॉडी को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, जिससे हम कोरोना से लड़ सके। बस इतना ही उसका काम है। जिसके और जो कोरोना हमारे अंदर जो बढ़ता है उसको वो रोक सके। कोरोना में आरएनए होता है, मैंने आपको बताया, और हम लोगों में डीएनए होता है। ये जो केमिकल जो अंदर में क्रिएट होता है, उसी केमिकल से ये अंदर ही अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाकर इन लोगों को मारता है।
अब आ जाते हैं हम जैसा कि जो सेमी परमेबल जो होता है लंग्स का ऊपरी हिस्सा जो सेमी परमेबल होता है वो हर चीज़ को अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं करता है, और कोरोना को तो एकदम ही एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि कोरोना उसके लिए फॉरेन बॉडी है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए कोरोना जो है हमेशा सीधे वार ना करके वो उस माध्यम से जाता है जिससे लंग्स के अंदर पहुंचा जा सके। और यही जो है वैक्सीन जो केमिकल से बनता है, जितने भी वैक्सीन्स हैं अभी तक जो बने हैं, जैसे फाइजर का वैक्सीन यूएसए ने बनाया है, ये -70 डिग्री पर रखा जाता है, तो जो भारत के लिए अनुकूल नहीं है, और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को आए हैं। और स्पुतनिक जो है वो रसिया ने बनाया है। नोवा वैक्सीन जो है यूएनओ और इंडिया ने मिलकर बनाया है, गरीब देशों के लिए, अफ्रीका वगैरह में ये चलता है। और जो कोविशील्ड है वो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका दोनों मिल करके बना है, और ये इंडिया में बनता है, पूना में, जो पूना सीरम वाला है वहाँ पे बनता है ये। और एक वैक्सीन जो पूर्णतः भारतीय है जिसका नाम है कोवैक्सीन, यह भारत बायोटेक बनाता है। कोवैक्सीन जो है वो केमिकल्स नहीं बनता है, कोवैक्सीन कोरोना के ही जो सिंगल चेन आरएनए होता है उसी को क्रश करके उसके पावर को मिनिमाइज करके बनाया जाता है, ताकि वो अंदर जाता है इंजेक्शन के माध्यम से, और उससे हमारा एंटीबॉडी लड़ने की कोशिश करता है, और लड़ते लड़ते वो उससे अभ्यस्त हो जाता है, और कोरोना का जो पावरफुल जो आरएनए जाता है उसी में वो उसको भी मार देता है। तो आप समझ लीजिए कि ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे इंडिया पूरी तरह से रिसर्च करके ऐसे ही लाया है कि वो कोरोना से ही पहले लड़वाता है, फिर मेन कोरोना को मारने के लिए वो उसे बनाता है। इसीलिए वैक्सीन को देने के बाद कभी कभी किसी को बुखार भी आता है, यानी कि हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ तैयार हो रहा है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग अफवाह भी फैला देते हैं। अब सैनिटाइज़र जो हम हाथ धोते हैं वो क्या काम करता है? सैनिटाइज़र जो है वो स्पाइक्स प्रोटीन के अंदर जो आरएनए होता है वो उसी जो गोला होता है उसी को ब्लास्ट करके ख़त्म कर देता है, वो आगे उसको बढ़ने ही नहीं देता है। सैनिटाइज़र इतना स्ट्रांग होता है। सभी लोग पूछते हैं कौन सा वैक्सीन अच्छा है? भैया सभी वैक्सीन अच्छे हैं, चाहे आप जो भी वैक्सीन लगाओ, और ये वैक्सीन सभी अच्छे हैं। और वैक्सीन का जो है 60 to 90% ही काम करता है वैक्सीन एंटीबॉडीज़ बनाने में। और पहला डोज के बाद आप दूसरा डोज 28 से 42 दिन के बीच में ले लेना चाहिए, क्योंकि ये डेट ज़्यादा बढ़ाए जाते हैं, गैदरिंग ना हो, भीड़ ना हो, कियोस ना हो, इसको लेकर के बढ़ाए जाते हैं। और ये जो कोरोना है, दोनों अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं तो कोरोना आपको नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। कोरोना हो सकता है आपको, मगर आप कोरोना से मरेंगे नहीं, इसकी गारंटी है। मरने का प्रतिशत 1 या 2% तक होता है, कोरोना से मरेंगे नहीं। यद्यपि कि कई माने जाने वैज्ञानिकों का भी कहना है कि दोनों वैक्सीन दिया जाए, और दोनों वैक्सीन में कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंपनी का दिया जाए। एंटीबॉडी ज़्यादा बनता है अगर 2 कंपनी का, मान लीजिए कोविशील्ड भी ले लिए, कोवैक्सीन भी सेकेंड डोज में ले लिए, तो शरीर के अंदर ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनने की संभावना होती है, क्योंकि 2 तरह के वैक्सीन वो आपके शरीर के एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, कोरोना को दोनों तरफ से वार करके वो मार सकती हैं। यद्यपि कि अफवाहों का बाजार गर्म है, कई मूर्खों का जमात इस देश में बहुत है। कोई कहता है कि एंटीबॉडीज लेने से, वैक्सीन लेने से, महिलाएं कहती हैं कि मैं गर्भवती हूं, नहीं लूँगी, बच्चों पर असर पड़ेगा। कोई कहते हैं ये महिला की बांझ हो जाऊंगी, कोई कहता है किडनी खराब हो जाएगा, कोई कहता है नपुंसक हो जाएंगे। तो भाई साहब, ऐसे लोगों के, मूर्ख लोगों की बातों में कभी न आए। कोरोना, अगर मुझे कोरोना है और मैं वैक्सीन ले लिया, वैक्सीन जाकर के 8-10 दिन के बाद अपना एंटीबॉडीज़ तैयार करेगा, उस बीच में कोरोना की वजह से अगर मेरी मृत्यु हो गई तो लोग तो यही कहेंगे कि वैक्सीन लेने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ऐसी बात नहीं है। वैक्सीन कहीं से भी उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अभी तक जो कहा जाए, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि लगभग 12 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, और 18+, अब आप समझिए कि 18+ के बाद वैक्सीन देने की यदि बात होती है तो 80 करोड़ भारतवासियों को वैक्सीन देना होगा। 18+ यानी कि 80 करोड़ भारतवासियों को। इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन की आपके देश में है,
वैक्सीन का आप इंपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि अपना हाथ जलाकर आप दूसरे की सेवा कर रहे हैं, ये महानता का चरमोत्कर्ष है कि अपने देश में लोग मर रहे हैं और वैक्सीन दूसरे देश के लोगों को दे रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो अपना हाथ जला के दूसरों का घर नहीं बचाया जा सकता है। पहले अपना देखिए, और अपने देखने में 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी 31 तारीख के बाद। उस कियोस्क को, उस भगदड़ को संभालना कितना मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। यद्यपि आप लॉकडाउन ना लगाएं, फोर्स ना लगाएं, सिस्टमेटिक ना करें, तब तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको 18+ के लोगों को लगाने के लिए। और आप जान लें कि यही काम इजराइल ने किया था, और इजराइल ने 18+ लोगों को वैक्सीन लगाया और पूरे देश से कोरोना को समाप्त कर दिया। दुनिया का पहला देश हो गया जो कोरोना मुक्त देश हो गया। वहाँ पे कोरोना लगभग ख़त्म है। और यही वजह है कि कोरोना जो महामारी है, इसको हमको समझ लेना है, इससे डरना नहीं है। ये आता ज़रूर है, आपके शरीर पर असर करेगा, लेकिन आपके अंदर का इम्यून सिस्टम, आपके इच्छा शक्ति, बहुत सी चीज़ें, वैक्सीन सब मिलाकर के कारगर हैं। हम इसे मात दे सकते हैं। 134 करोड़ भारतवासी हैं। अगर हम हिम्मत से काम लें तो कोरोना तो क्या, कोरोना को बनाने वाले भी ख़त्म हो जाएंगे। अब हम कोरोना के थोड़ा से दूसरी चीज़ों को समझ लें। ये जो 3 तरह से आता है, अभी जो हम पैंडेमिक है, इस शुरुआती दौर में किसी की रोग को एंडेमिक कहते हैं, जो कस्बाई स्तर पर, जिला स्तर पर होता है। सर्दी, फ्लू, बुखार, वायरल जो हम लोग कहते हैं वो चलता है। एपिडेमिक होता है जो एक कंट्री से दूसरा कंट्री बहुत होगा तो जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, या पूरे कंट्री में हो सकता है। जैसे आज से 100 साल पहले स्पेन में हुआ था, स्पेनिश फ्लू करके हुआ था। इसका फर्स्ट फेज बहुत ही पुअर था। सेकेंड फेज में ये लाखों लोगों की जान ले ली थी इसने, आज से 100 वर्ष पहले। तो उसको देख करके हमें सीखना चाहिए था कि जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, एपिडेमिक टाइप की चीज़ें, तो इस तरह से बढ़ती हैं। सेकेंड रेंज इसका बहुत ही हाई होता है। और पैंडेमिक जो वर्ल्ड वाइड होता है, जैसे लाइक कोरोना अभी है, पैंडेमिक है, ये पूरे दुनिया में है। फर्स्ट फेज भारत में सितंबर 2000 में था। इसमें 97,869 हाईएस्ट कोरोना पेशेंट रिकॉर्ड किए गए थे एक दिन में, और मार्च अप्रैल में 3.25 लाख तक रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आप समझिए कि हमने इतिहास से कुछ सीखा नहीं, कि यूँ कह लीजिए कि इतिहास सीखने के लिए होता ही नहीं। अगर इस संदर्भ में बात करें, हम लोग ब्राज़ील को पीछे करके आगे चले गए हैं रैंकिंग में। अमेरिका हमसे आगे है क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा वहाँ कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि मई के अंत तक कोरोना जो है वो पूरी तरह से पीक पर रहेगा, और इसके चपेट में मध्यम वर्ग ज़्यादा आएंगे, कामगार लोग ज़्यादा आएंगे। जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनका ह्यूमन सिस्टम भी स्ट्रांग रहता है और ये दया के पात्र होते हैं, सहानुभूति होती है सरकार और समाज दोनों की। और ऊपर के वर्ग के लोग काफ़ी अपने आप को क्वारंटाइन रखते हैं, सोसाइटी में उनके रहने की स्टाइल ही वही होती है, और उसमें बहुत कम लोगों को होता है। आप जब देख भी सकते हैं, यद्यपि कि गवर्नर हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, कई मंत्री हैं, मंत्री के परिवार हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी हो, राहुल गांधी हो, इवेंट सबको हुआ है, लेकिन उस लेवल पे नहीं होता जिस लेवल पे आम आदमी को, मिडिल क्लास के लोगों को होता है। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा क्रस होता है आर्थिक दृष्टिकोण से और शारीरिक दृष्टिकोण से। मिडिल क्लास और मिडिल एज के लोग ज़्यादा क्रस होंगे, इसके चपेट में ज़्यादा आएंगे। अब यह लीथल है, बहुत ही भयंकर और ख़तरनाक बीमारी है के रूप में ये उभरा हुआ है। पिछली बार जब कोरोना था, जब 2020 में, तो रेलवे बोगी, DRDO और राधा स्वामी मंदिर को भी बना दिया गया था। होटल, बैंक्वेट हॉल, सबको हम लोगों ने कोविड सेंटर बना दिया था, आइसोलेशन वार्ड बना दिया था, बहुत सारी चीज़ें की गई थी। उस समय विदेश से पैसा भी आया था, जो पिछले एपिसोड में मैंने बताया था। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एशियन फंड्स वगैरह से कई जगहों से लगभग 54,000 करोड़ रुपए आए थे, और उसका यूज़ भी उसी में हुआ था। अब कितना यूज हुआ, क्या नहीं हुआ। अब समस्या ये है कि लोग मर रहे हैं, उसकी मूल वजह है ऑक्सीजन। जैसे ही लंग्स में कोरोना जाता है और लंग्स को चोक करना शुरू करता है, लंग्स पंप करना कम कर देता है, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। और ऑक्सीजन की मात्रा इसलिए कम हो जा रही है कि जितना मेडिकल सेक्टर में ऑक्सीजन की सप्लाई है, उससे 7 गुना, 7 टाइम ज़्यादा आपको डिमांड है। पेशेंट 7 टाइम ज़्यादा है। अगर एक सिलेंडर पर एक व्यक्ति लगा हुआ है तो 6 व्यक्ति क्यू में लगा हुआ है। आप समझ लीजिए कि उस 6 में से कितने लोग मरेंगे, क्योंकि श्वास, ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है।
बाकी चीज़ों के लिए आप वेट भी कर सकते हैं। और इसीलिए इसकी कालाबाजारी हो रही है और इसका दाम लगभग बाजार में 10 गुना बढ़ गया, जिस पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला। अब देख लीजिए कि देश में जितने भी ऑक्सीजन होते हैं उसका 15% मेडिकल सेक्टर में जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। गैसियस फॉर्म में 85% जो है वो इंडस्ट्री को दिया जाता है, जहां आपने देखा होगा वेल्डिंग वगैरह लोग करते हैं, माइंस के अंदर काम करते हैं जहाँ ऑक्सीजन लेयर कम होता है, हाइट पे जो लोग काम करते हैं वो मजदूर या सरकारी लोग हैं वो काम करते हैं। उसके अलावा जो फर्नेस जो है स्टील कंपनी में जो आग भट्टी बोलते हैं हम उसको, भट्टी में जहाँ लोहा पिघलाया जाता है उसमें यूज होता है। तो मेरा आग्रह यही है कि इन सभी चीज़ों को जो भी लोग हैं, प्रधानमंत्री हो या और मंत्री हो, मेरी आवाज़ उन तक पहुंचेगी कि नहीं अलग बात है, लेकिन माध्यम बहुत होता आवाज़ पहुंचाने तक अगर पहुंचे तो उन सेक्टर्स को अगर 15 दिनों के लिए कम सप्लाई दे करके अगर यदि इस मेडिकल सेक्टर्स में उसे कन्वर्ट कर दिया जाए तो हम अपने देशवासियों के लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं। यद्यपि कि हेड्स ऑफ टू रतन टाटा उन्होंने कहा है कि सभी स्टेट्स को हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन देंगे और पर्याप्त ऑक्सीजन देंगे। वैसे व्यक्ति बहुत कम ही मिलते हैं, जैसे व्यक्तित्व के धनी लोग हैं जो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट में वही हैं जो आगे बढ़ चढ़ के आते हैं। और मैं तो कहता हूं कि इस वजह से यहाँ पर जो अभी मान लीजिए बहुत सी जगहों पे सप्लाई नहीं हो रही है, बहुत सी जगहों पे मेडिकल स्टाफ को सैलरी पेंशन नहीं मिल रहा है, बहुत से बीमार पड़ रहे हैं, बहुत से भयभीत हो रहे हैं। ऐसे में एस्मा भी लगाना सरकार के लिए ज़रूरी है। एस्मा एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट है, जिसके तहत 1968 में इसे लागू किया गया था। ये परिस्थितियों को देखते हुए लागू किया गया था, क्योंकि अगर इसमें आप अपने छुट्टी लेते हैं, काम पे नहीं आते हैं, तो या तो आपको 6 महीने का जेल होगा या फिर नौकरी से परमानेंट छुट्टी कर दी जाएगी। क्योंकि आपने देखा था कि गोरखपुर में कंपनी को पेमेंट नहीं होने की वजह से उसने ऑक्सीजन नहीं दिया था, जिसकी वजह से दर्जनों बच्चे मर गए थे हॉस्पिटल में। वो घटना आप सबों को याद होगी। अब देखें कि कोरोना फैलने की वजह हम भी कम कसूरवार नहीं हैं और हमारे समाज के जो बांके बहादुर लोग हैं वो भी कम कसूरवार नहीं हैं। लापरवाही किस तरह से इन्होंने की, बीच में थोड़ी सी ढील मिलते शादी विवाह में नाच गाना, भोज पार्टी उत्सव, बाज़ारों में गहमा गहमी, मॉल में वो इस तरह, यात्रा में आदमी, बसों में आज भी देख लीजिए लोग पलायन कर रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं या फ्लाइट में जा रहे हैं, ठूस ठूस कर क्या सोशल डिस्टेंसिंग। चुनाव में देख लीजिए 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव हुआ, 5 राज्यों में किसी भी राजनेता के चेहरे पे मास्क शायद ही मिलेगा। कभी ममता बनर्जी ने यूं उठा लिया तो कभी मोदी साहब ने यूं उठा लिया, लेकिन सभी लोग हमाम में सभी नंगे हैं और किसी ने भी इसका पालन नहीं किया। जेपी नड्डा ने कह दिया अब छोटी छोटी सभाएं होंगी 500 आदमी। भैया 500 आदमी क्यों? आम जनता 10 नहीं खड़ा करने का आप आदेश दे रहे हैं और आप राजनेता 500 क्यों? आप देश से बाहर हैं, कानून से ऊपर हैं, लोकतंत्र से ऊपर हैं, संविधान से ऊपर हैं, लोग मर रहे हैं। चीज़ों को समझने की एक प्रकाष्ठा होनी चाहिए और टॉलरेट करने की। अब उसके अलावा आप कुंभ मेला में देखिए, महामंडलेश्वर बड़े आदमी थे, पूजनीय थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। किसी को कोरोना बख्श नहीं रहा है और आपकी लापरवाही ही आपकी प्राणांत का कारण हो रहा है। आपके जीवन के अंत का कारण आप खुद बन रहे हैं। आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। आपको इस देश के प्रधानमंत्री को कंटेनमेंट जोन की जो बात कर रहे थे, आज बात कर रहे हैं। इंग्लैंड में पिछले 1 साल से ये परंपरा चल रही है और अब जाकर लॉकडाउन खत्म हो रहा है। वो छोटे छोटे एरिया कंटेनमेंट जोन में बना करके वहाँ 100% ब्लॉक कर देते थे और सप्लाई करते थे। फूड, खाना पीना, राशन वगैरह सारी कुछ एसेंशियल सर्विसेज सप्लाई करते थे, लेकिन उससे बाहर किसी को नहीं निकलने देते थे जब तक 100% कोरोना फ्री वो नहीं हो जाए, वायरस फ्री। लेकिन लोगों ने उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया, ना ही उसकी देखा देखी की। अब इस तरह से जो वैक्सीन है, वैक्सीन हमारे यहाँ है नहीं, अब आप निर्यात कर रहे हैं। वैक्सीन से लोगों को भय भी लग रहा है। प्राइवेट सेक्टर्स में आप एक फिक्स प्राइस पर वैक्सीन दे दीजिए ताकि लोग, प्राइवेट सेक्टर्स के लोग उस वैक्सीन को बेच सके, दे सके, आम जनता तक पहुंच सके। सरकारी केंद्र में किस तरह से भीड़ उमड़ती है ये आप सबों को मालूम है, कोई आप बाहर के लोग नहीं, सबों को मालूम है। सिर्फ सरकार ही पर भरोसा ना करें, अपने पर भी भरोसा करें, अपने खुद अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएं और कोशिश करें पैनिक ना हो।
जितनी भी दवाइयाँ मार्केट में रेमडेसिविर हो या अन्य दवाइयाँ, ऑक्सीजन हो, ऑक्सीमीटर हो, ये काला बाजारी करने का मौका हम देते हैं क्योंकि हम ज़्यादा पैनिक होते हैं। अब इसी बीच में जो गरीब वर्ग है काफ़ी गरीब होता गया, अमीर वर्ग काफ़ी अमीर होता गया, अब मध्यम वर्ग पूरी तरह से नष्ट होता गया। अब बच्चों की पढ़ाई देख लीजिए, लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई, छात्र छात्राओं की, यह भी कोरोना के ही भेंट चढ़ा गया। कोरोना का जो रूप है, वेरिएंट है, अफ्रीकन रूप है एक, यूके का एक वेरिएंट है, ब्राज़ील का एक वेरिएंट है, और सबसे खतरनाक आपके भारत के बीच में आया है डबल म्यूटेंट। ये सबसे खतरनाक वेरिएंट है। ये पहले 1 से 3 आदमी को फैलता था, अब एक व्यक्ति से 9 आदमी को फैलता है और बहुत ही फास्ट फैलता है, इंटर करता है आपके लंग्स में। तो पहले ये जो समझना होगा कि कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही निदान है कि हम एक उचित दूरी बनाएं, मास्क हमेशा पहने रहें और कभी भी किसी अफवाह पर ध्यान न दें। थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम होती है, डॉक्टरी सलाह लें, खुद दवा ना खाएं, डॉक्टरी सलाह लें, और हर छोटी छोटी बात पे हॉस्पिटल ना भागें। किसी भी नेता को मेडिकल की जानकारी नहीं है, डॉक्टर से सलाह लें और उचित सलाह लें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। हो सके तो दूसरों को भी मदद करें, क्योंकि इस समय हमें विश्व बंधुत्व का सही समय है जो दिखलाना है और खुद जिंदा रहना है और दूसरों को भी जीने के लिए उत्साहित करना है। धन्यवाद, नमस्कार।